जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देखे थे। हम अपना चैप्टर 7 की पार्ट 5 ऑफ द वीडियो है। तो अब हमें शुरू करना था एग्रेसिव नेशनलिज्म। इससे पहले हमने देखा था कैसे जापान जो था अपने आप को इकोनॉमिक और सोशली अपने आप को स्ट्रांग बना रहा था। अब हम देखेंगे कैसे एक नेशनलिज्म की भावना जो जापान के अंदर क्या कहते हैं उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, मुझे इंग्लिश में वर्ड नहीं आता, मतलब कैसे ग्रो होने लगी थी। हाँ ठीक है। The Meiji Constitution was based on the restricted franchise and created a diet with limited power। अब हुआ क्या, जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या किया, मतलब एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, ठीक है, बट उसमें क्या था, उसके पास बहुत रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, मतलब कि एक बहुत ही लिमिटेड क्या कह सकते हैं, तुम्हें फ्रीडम दिया गया था। मतलब तुम्हारे पास राइट टू वोट है, बट सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, ठीक है, फ्यू पीपल के पास ही राइट टू वोट है, ठीक है। जैसे कि विमेन के पास जो है राइट टू वोट नहीं है, सिर्फ मेल में भी सिर्फ रिच क्लास के पास राइट टू वोट है। तो ऐसे आपके पास सिर्फ लिमिटेड पावर थी। और क्या क्रिएट किया गया था, उसने एक डाइट क्रिएट किया गया था। डाइट क्या होता है, पार्लियामेंट को कहा जाता है, ठीक है। डाइट एक जर्मन वर्ड है, जब जर्मन वर्ड में डाइट का मतलब होता है पार्लियामेंट, ठीक है, ये बात समझ आई। और जो पार्लियामेंट थी इसके पास भी क्या थी, ये बहुत ही लिमिटेड पावर थी, ज्यादा पावर नहीं थी। The leader who brought about the imperial restoration continued to exercise power even after establishment of political parties and even established political parties। मतलब कि जो लीडर्स थे जिनने क्या किया, मीजी रेस्टोरेशन में वर्क किया था, जापान को इंडिपेंडेंट रखने में मदद किया था, उनने क्या सोचा, उनने सोचा कि देखो हमारे पास इतनी अच्छी खासी पावर है, हम इस पावर को अपने हाथ में ही रखते हैं, किसी और को देने के बजाय हम ही जो है अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के जापान को रूल करते हैं। ये बात समझ में आ गई। Between 1918 and 1931, popular elected prime minister formed cabinets. Thereafter, they lost power to the national unity cabinet formed across the parliament। अब हुआ कि 1918 से लेकर 1931 तक जो क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या बन रहे थे, वो जैसे ही पावर में आ रहे थे वो अपनी कैबिनेट में आते। ऑब्वियस बात है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में भी देख लो, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर पावर में आ रहे हैं, कोई जीत जा रहा है, तो उनकी खुद की कैबिनेट हुआ करती कि कौन ये मिनिस्ट्री संभालेगा, कौन ये मिनिस्ट्री संभालेगा। तो ऐसा चीज चल रही थी। बट हम बाद में देखते हैं कि ये जो चीजें थी, ये जो पावर थी, ये क्या, नेशनल यूनिटी कैबिनेट फॉर्म अक्रॉस द पार्लियामेंट। जापान जैसे ये है, ठीक है, मैं ABCDEF ऐसे करके काफी सारे मालूम 9 एरिया थे, तो वहां पे अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट वहां पे ना स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी। बट जब हम देखते हैं जब हर जगह पे लोकल गवर्नमेंट होगी तो इनके ऊपर एक डायरेक्ट कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी, एक नेशनल पार्टी होगी जो क्या करेगी, इन सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ध्यान देगी। तो क्या होता है कि इनसे पास सारी पावर ना हो तो कुछ कुछ पावर क्या की थी, नेशनल पार्टीज ने इनसे ले ली थी। एक टाइप से हम ये मान सकते हैं कि नेशन को कलेक्टिवली, ठीक है, नेशन को इकट्ठा करने के लिए क्या हुआ था कि एक पार्टी बनाई गई थी जो पूरे जापान के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल रख रही थी। और उसके अंदर काफी सारी छोटी छोटी जगह थी जहां पे मतलब पार्टीज में जो पावर थी ना वो छोटी छोटी जगहों के पार्टीज को भी दी थी। ऐसे नहीं था कि पूरी ही कंप्लीट पावर जापान की नेशनल पार्टी ने ले ली थी। The emperor was the commander of the force from 1890 this was interpreted to mean that the army and the navy had independent control। अब क्या था कि जो एम्परर था उसके पास क्या थी, सारी पावर थी आर्मी की और नेवी की। जो भी डिसीजन लेना होता था वो कौन लेता था, एम्परर लिया करता था। In 1899, the prime minister ordered that only serving generals and admirals could become ministers। अब हम देखते हैं कि जो 1899 के बाद क्या था, 1890 में सारी पावर किसके पास थी, एम्परर के पास थी। बट 9 साल बाद हम ये देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर था उसने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी सर्विंग जनरल्स है, जो अभी करेंटली आर्मी के अंदर जनरल्स हैं और एडमिरल्स हैं, नेवी के अंदर जो है, वो क्या बनेंगे, सिर्फ वही मिनिस्टर बन सकता है, कोई सिविलियन बंदा मिनिस्टर नहीं बन सकता। मतलब एक हम ये देख सकते हैं आर्मी का दबदबा कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे पार्लियामेंट के भी अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। This strengthening of military together with the expansion of Japan colonial empire was connected with the fear that Japan was at the mercy of Western power। अब ये जो मिलिट्री को स्ट्रांग बनाया जाता वो किस लिए और था, क्योंकि उनके अंदर एक डर था, ये जो फियर था, किस चीज का डर, कि जापान जो है ना वेस्टर्न पावर की मर्सी पे चल रहा है, मतलब वेस्टर्न पावर जो है वो जापान को पाल रही है। बट जापान को ये चीज चाहिए नहीं था। जापान को क्या बनना था, उसका एक मोटो था ना, रिच कंट्री एंड स्ट्रांग आर्मी, ठीक है। क्या होगा, रिच कंट्री होगी और स्ट्रांग आर्मी होगी। ये बात समझ में आई। ये जो मोटो पे चलना था जापान को, तो उससे क्या करना था, अपने वेस्टर्न जो पावर है, जो वेस्टर्न कंट्री जो जापान पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस बना के रखी है, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो उससे कैसे हटाएगी, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बना के।
This fear was used to silence opposition of military expansion and to higher tax to fund armed forces. अब हुआ कि ये जो फियर था, ये जो डर था कि वेस्टर्न पावर जो हम पे इतना एहसान दिखा रहे, कहीं हमें ओवरटेक ना करे, इसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्री का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ था। मिलिट्री और ज्यादा एक्सपैंड होती, मिलिट्री और ज्यादा क्या होती, अपने गन्स पे, फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देती। अब जब ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा, पैसा ज्यादा इसमें इन्फ्लक्स होगा, पैसा ज्यादा मिलिट्री को दिया जाएगा। अभी पैसा आएगा कहाँ से, उनके टैक्सेस को बढ़ा के, लोगों से टैक्स रेट जो है हाई होने लगे। मतलब मान लो पहले 100 रुपए का सामान था, उस पर 10% टैक्स मिलता था, तो आपको 110 रुपए का सामान मिलता। अब ये 10% को हटा के क्या कर दिया गया, 50 कर दिया गया। तो अब आपको वो जो सामान है वो 150 आपको मिल रहा है। अब आप कहोगे ना कि यार सर आप तो 40% एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो हमसे, मतलब 40 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो हमसे। बट किसी ने भी ये चीज कही नहीं, क्यों, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमें अपनी आर्मी को क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। ये बात समझ आ गई। आगे चलते, ये जो पिक्चर है ये क्या है, जापान की आर्मी के, ये बता रखा है कैसे वो अपने फुट्स पे ऐसे जो उनके शूज थे या वॉर के टाइम पे कैसे पहन के जाया करते थे। अब हम बात करें वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन की, कैसे जापान में वेस्टर्नाइजेशन, ट्रेडिशन और इन सब चीजों पे कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता था, जापान कैसे डेवलप और तेज से होता हुआ देखने को मिलता है। सक्सेसिव जनरेशन ऑफ जापान इंटेलेक्चुअल्स हैड डिफरेंट व्यूज ऑन जापान रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अब हुआ क्या कि जो आने वाली जनरेशन थी, जैसे अब मान लो हम अगर 4 एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, 4 लोग हैं, इनका कुछ और व्यू होगा, इसका कुछ और व्यू होगा, इसका कुछ और व्यू होगा, इसका कुछ और व्यू होगा। 4 लोगों के अपने अलग अलग व्यूज होते हैं कि नहीं होते। तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भी आने वाली जनरेशन थी उनके अलग अलग व्यूज थे जापान के रिलेशनशिप को लेके किसी और कंट्रीज के साथ में, कि कैसे रिलेशनशिप उनके चल रहे हैं। To some, the USA and Western European countries were at the highest point of civilization to which Japan aspired. कुछ का ये मानना था, पहले वाले का ये मानना था कि यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अगर आपको कहना है कि डेवलपमेंट क्या है, तो सबसे पहला एग्जांपल आपका आएगा यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन, ऐसा पहले वाले को मानता, और उन्होंने कहा था जापान को इनसे सीखना चाहिए। Fukuzawa Yukichi, a leading Meiji intellectual, expressed this by saying that Japan must expel Asia. He mean that Japan must shed its Asian characteristic and become a part of West. इसका ये कहने का मतलब था कि जो फुकुजावा यूकिची है, उन्होंने ये कहा कि जो जापान है ना, उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं एशिया का पार्ट हूँ, उसे ये टाइटल छोड़ देना चाहिए, और उसे क्या, कौन सा टाइटल अडॉप्ट करना चाहिए कि मैं एक वेस्टर्न कंट्री का पार्ट हूँ। ठीक है, ये बात समझ में। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, चलो मैं आपको गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ। ये आपको इंडिया दिख रहा है, अगर मैं इससे थोड़ा सा राइट में जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है जापान। अब जापान देखो है तो एशिया का पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, कॉन्टिनेंट। अगर हम देखिए पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जापान की लोकेशन तो यहाँ है, बट फुकुजावा क्या कहता है कि हमें क्या कहना चाहिए, जापान को कहना चाहिए कि मैं एशिया का पार्ट नहीं हूं, मैं किसका पार्ट हूं, मैं वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट हूं। अब देखो वेस्टर्न कंट्रीज का है, वेस्टर्न कंट्रीज ये है जो नॉर्थ अटलांटिक के आपको मिलेंगे, ये वेस्टर्न कंट्रीज, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, ये सब, यूएसए, ये सारी की सारी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज। अब सोचो आप रहते, अरे कहाँ गया, आप रहते एशिया में हो, बट आप बोल रहे हो कहाँ कि मैं इस कंट्री का पार्ट हूँ। सोचो मतलब इस वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट हूँ। सोचो कितना अजीब लगेगा ना ये सुनते हुए भी। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कहा गया, पहले ने क्या कहा, डेवलपमेंट मतलब वेस्ट। दूसरे ने क्या कहा कि जापान को अपना क्या करना चाहिए, जो ये एशिया का टैग है इसे छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं। The next generation question is total acceptance of Western ideas or the national pride to build on the indigenous values. अब जो तीसरा ग्रुप आता है वो क्या कहता है कि हमें ना पूरा कंप्लीट वेस्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें अपने इंडिजीनियस आइडियाज जो है, ठीक है, इंडिजीनियस आइडियाज मतलब जो हमारी खुद की वैल्यूज है, हमारे खुद के जो आइडियाज है, जो हमारी खुद की सोनिटी है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी नेशनल प्राइड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम, हमारा पास्ट क्या था, हमें अपने पास्ट को बिल्डअप करके चलना चाहिए। मतलब हमें अपने अतीत को नहीं भूलना है, हमें अपनी आइडियोलॉजीज को नहीं भूलना है, हमें अपने वैल्यूज को नहीं खोना है कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम इन सब चीजों को भूल जाए। ये बात समझ में आई। द फिलोसफर मियाकी सेत्सुरी argued that each nation must develop its special talent in interest of world civilization. To devote oneself to the country, it is to devote oneself to the world. अब इनका मतलब है कि मियाकी सेत्सुरी कह रहे हैं कि हमें जो अपनी कंट्री है, ठीक है, उसे नेशन मस्ट डेवलप इट स्पेशल टैलेंट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन टू डिवोट वनसेल्फ टू वन कंट्री। उनने ये कहा कि देखो हमें जो अपना टैलेंट है ना वो अपने देश के लिए डिवोट करना चाहिए। ठीक है, हमारे अपनी
कंट्री को क्या करना चाहिए, डिवोट, मतलब अपनी जो टैलेंट है उसे कंट्री के लिए डिवोट करना चाहिए। और किसी, अगर आप अपनी कंट्री के लिए डिवोट करोगे तो मतलब आप ये मानो आप बहुत ही पुण्य वाला काम कर रहे हो। समझ आ रहा है कि आप वर्ल्ड में अपनी कंट्री को एक अच्छी खासी स्टेज पे लेके जा रहे हो, जहां पे क्या होगा कि कंट्री की अच्छी खासी वैल्यू होगी। By contrast, many intellectuals were attracted to Western liberalism and wanted Japan based not only on military but also on democracy. अब हम देखते हैं कि कुछ इंटेलेक्चुअल यहाँ पे ऐसे आए जो कहते हैं कि हमें वेस्टर्न लिबरलिज्म को फॉलो करना चाहिए और जापान को ये कहना चाहिए कि हमें ना मिलिट्री पे ना फोकस करके हमें डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। डी क्या कहता है, हमें डेमोक्रेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मिलिट्री जो है इस पे इतना जो हम फोकस डालें, एम्फेसिस डालें, इस पे इतना फोकस नहीं करना। एरिक एकी इमोरी, ठीक है, एक और ऑथर है। जितने भी ऑथर है इन सबके नाम आप याद कर लो, बेशक आप ये डेट्स याद मत करो, बट आप ये इनके नाम याद कर लो किसने क्या कहा था। अ लीडर ऑफ पॉपुलर right movement was demanding constitution government admired the French Revolution doctrine of natural rights to men and of popular sovereignty and spoke for liberal education that would develop each individual. Freedom is more precious than order. अब देखो ये जो इतना इस बंदे ने बोला, मैं आपको एक सिंपल लाइन में आपको बताता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या था। एरिकी इमोरी कह रहा था कि देखो हमें क्या करना चाहिए, जो राइट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसने कहा कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स। अब ये जो चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये था कि जो ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस के पास क्या होता है, उनके खुद के नेचुरल राइट्स होते हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। नेचुरल राइट्स होते हैं जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। तो हमें वो नेचुरल राइट्स उनसे नहीं छीनने चाहिए, हमें उन्हें नेचुरल राइट्स देने चाहिए, उन्हें लिबर्टी देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट, उन्हें डेवलप करने का क्या एक मौका देना चाहिए, उन्हें अपना ब्रेन जो है उस ब्रेन का होराइजन, कहते हैं ब्रेन को खोलना एक टाइप से कि अलग अलग आइडियाज को अडॉप्ट कर सके, इस चीज का हमें फ्रीडम देना चाहिए। उसने कहा फ्रीडम इज मोर प्रेशियस देन ऑर्डर। ऑर्डर देने से ज्यादा अच्छा है कि आपको ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। इससे अच्छा है कि तुम उस आदमी को एक आजादी दे दो कि तुम्हें जो करना है वो कर ले। अब उससे फायदा क्या होगा, आदमी जब खुद डेवलप करता है ना अपने आप को, तो काफी चीजें सीखता है। जब सिर्फ उसे ऑर्डर मिल रहे होते हैं ना, तो वो एक टाइप से सीखता नहीं। भेड़ चाल वाली बात होती है ना कि आप सिर्फ एक जगह जा रहे हो, जो मालिक ने कहा वही करो, तो ऐसी लाइफ हो जाती है। इससे अच्छा आप खुद को डेवलप करो, है ना। ये चीज बोली गई है किसने, एकी इमोरी ने। Others even advocated voting right to women. This pressure led to governments to announce a constitution. अब कहते हैं कुछ ने क्या कहा, एडवोकेट किया कि हमें क्या करना चाहिए, वोटिंग राइट देना चाहिए, किसे, विमेन्स को। हमने ऊपर बात की थी सिर्फ कुछ ही राइट्स मिलने चाहिए, कुछ ही राइट्स थे जो मेन के पास थे, उसमें से भी कुछ ही मेन के पास थे, विमेन्स को तो बिल्कुल राइट नहीं थे। तो इनमें से कहा कि विमेन्स को भी हमें राइट देना चाहिए। और ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर जो लोग गवर्नमेंट के ऊपर बनाते कि हमें फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, मिलिट्री पे इतना एक्सपेंड करो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था इन सबसे रिलेटेड। अब जब हम बात करते हैं डेली लाइफ की, अब डेली लाइफ पेन का आ गया, हाँ ये डेली लाइफ की। अब जो ये चेंजेस होते हैं ये सिर्फ बाहरी आउटर लेयर में नहीं देखने को मिलती है, इंटरनली भी देखने को मिलते हैं। अब आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी ये बॉडी है, अब आप कुछ बढ़िया खाओगे तो आपके एक तो ये कि आपके बाइसेप्स या फिर बॉडी बढ़िया से बन रही है, बट ये जो आप अच्छा डाइट ले रहे हो वो आपके इंटरनली भी तो आपको फायदा दे रहा है ना। आपकी मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा हो रहा है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपको प्रोटीन अच्छे इनटेक मिल रहा है, आपको कार्ब्स अच्छे इनटेक मिल रहा है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना है, आप डिजीज से फाइट कर पा रहे हो। तो ऐसी चीज ना कुछ वर्ल्ड में भी होती है। जब कोई रेवोल्यूशन चलता है, कोई भी चेंजेस चले, तो वो सिर्फ कंट्री के आउटर लेयर में नहीं होते, वो आपके घरों में भी दिखने शुरू होते हैं। तो घरों में क्या चेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं, हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। जापान ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉडर्न सोसाइटी कैन बी सीन आल्सो इन द चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। अब जो जापान ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो क्या था, वो उनके घर के घरेलू जिंदगी में भी देखने को मिल रहा था। द पेट्रियार्चल household system compressed many generations living together under the control of the head of the house, but as more people become affluent, new ideas of the family spread. अब क्या था, धीरे करके जो पेट्रियार्चल सिस्टम था जहां पे से मेल डोमिनेटिंग फैमिली थी, ठीक है, जहां पे मेल जो था वो हेड हुआ करता, वो चेंजेस हमें देखने को मिलते। धीरे करके क्या होता, एक से ज्यादा, ठीक है, जो हेड है वो घर के देखने को मिलते। मतलब पहले अगर मान लो ये 5 मेंबर की फैमिली, 1 2 3 4 और 5, ये अगर मेल है और सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये क्या होगा, उस जगह को डोमिनेट करके रखेगा। बट हम देखते हैं कि ये भी जो है, ये भी थोड़ा बहुत डोमिनेशन आती है, इसका भी डोमिनेशन है। मतलब मल्टीपल पर्पस जो है ना यहाँ पे देखने को मिलता है। मल्टीपल पर्पस मतलब कि मल्टीपल हेड्स घर में हमें देखने को मिलते हैं जो घर का कंट्रोल रख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब सबका अपना कुछ ना कुछ से होता है, सब कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं कि हाँ ये कर लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, अपने आइडियाज पुट ऑन करने लग गए थे इस टाइम पे।
द न्यू होम, जिसे होमो कहा गया जापानीज में यूजिंग द इंग्लिश वर्ड, was that the nuclear family where husband and wife lived as a breadwinner and homemaker। अब ये जो घर था इसमें क्या था, एक न्यूक्लियर फैमिली हमें देखने को मिल, जैसे जो पहले न्यूक्लियर फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली क्या था, मम्मी पापा और बेटे, ठीक है। वेयर हस्बैंड एंड वाइफ लिव एट ब्रेड विनर, अब जो हस्बैंड है वो क्या है, ब्रेड विनर, मतलब कि घर में रोटी लेके आ रहा है, और जो वाइफ है वो क्या है, उस घर को बना के रख रही है, मतलब उस घर को घर बना रही है, रियल लाइफ में हमें देखने को मिल रहा था। दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी इन टर्न जनरेट डिमांड्स फॉर न्यू टाइप ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। अब धीरे धीरे करके क्या हो, जब घर में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, तो घर की आइटम्स में भी चेंजेस होने, मतलब पहले चूल्हा हुआ करता, अब गैस आया, गैस के मतलब अवंस आए, तो धीरे करके डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है घर में। न्यू टाइप्स ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट्स, अ न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग, घर के नए घर अलग अलग तरीकों से बनता था, पहले मिट्टी से बनता था, आज देखोगे ईंटों और सीमेंट से बना, धीरे करके वो जो घर है वो हमारा फोम से बनने लग गया, कार्डबोर्ड से बनने लग गया, तो काफी सारी चीजें हैं जिनसे घर डेवलप, ऐसी नई टाइप ऑफ हाउसिंग हमें देखने को मिलती है। इन द 1920s कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेड चीप हाउसिंग अवेलेबल टू अ डाउन पेमेंट ऑफ 200 yen and a monthly installment of 12 yen for 10 years, this at the time when the salary of the bank employees was 40 yens per month। अब क्या था, 1920s हम देखते जो घर जो कंपनीज बनाती थी वो क्या है, बहुत सस्ते घर बनाने लगे, बहुत ही सस्ते। अब वो कहता आप 200 येन की डाउन पेमेंट कर दो, येन क्या है, जापानीज करेंसी, ठीक है। अब क्या था कि यहाँ पे आप 200 की डाउन पेमेंट कर दो, और फिर आपको क्या करना है, 10 साल तक आपको क्या करना है, 12 येन देने हैं, मतलब 12 येन दोगे आप कितने, 10 साल तक आप कितने, 120 येन, तो आपके टोटल कितने मंथली इंस्टॉलमेंट, सॉरी 12 इंटू 144 इंटू 10 साल तक आपको देना है, ठीक है। तो आप 1440 इतना आपको, आप 10 साल तक दोगे तो आपको जो घर है वो आपका हो जाएगा। उस टाइम पे जो 12 येन मंथली जो देना था ये बहुत ही इजी था, क्यों, क्योंकि आपकी 40 मान लो 40,000 मान लेते, आप ये 12,000 मान लो, ये 40,000 मान लो, आपकी सैलरी कितनी है, 40,000 है, और इसमें से 12,000 जो है आप घर के लिए दे रहे हो, आपके पास फिर भी कितना बचे, आपके पास 28,000 बचे आपकी स्पेंडिंग के लिए। तो अभी 12,000 रोज 10 साल तक आप 12 महीने दे रहे हो और 10 साल तक दे रहे हो, ये बात समझ में, तो आपका इतना आपकी जो करेंसी है वो आपने हाउसिंग के लिए दी, मतलब जो हाउसिंग थी इस टाइम पे बहुत ही सस्ती होने लगी थी। अभी हमने डेली लाइफ पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन, ट्रेडिशन, और फिर हम एग्रेसिव नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। ये जो 3 टॉपिक है ये यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। ओवरकमिंग मॉडर्निटी और आफ्टर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ये हम अपनी पार्ट 6 ऑफ द वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।